हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मुकेश कटारे, आप सभी का स्वागत अनअकैडमी पर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने मुद्रास्फीति को देखा था। आज उसके हम आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति के बारे में हमने ये देखा था कि मुद्रास्फीति क्या होती है, इसके टाइप क्या होते हैं और इसको कैसे काउंट करते हैं। ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में क्लियर की थी। उसी से जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक है जो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, उसको आज कंप्लीट करेंगे, देन आगे। आपसे पूछा जाएगा फ्लिप्स कर्व किसे कहते हैं, फ्लिप्स कर्व या फ्लिप्स वक्र। तो फ्लिप्स कर्व एक प्रकार का, ये यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि मुद्रास्फीति इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। यानी बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का जो संबंध है वो अपोजिट होता है। यदि आप बेरोजगारी में कमी लाना चाहते हो तो फिर मुद्रास्फीति अधिक हो जाएगी, और मुद्रास्फीति कम करना चाहते हो तो फिर बेरोजगारी कम नहीं होगी। तो इसको ग्राफ पर उन्होंने रिप्रेजेंट करके बताया गया था। ठीक है, ये ग्राफ जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ठीक, अब ये कैसे इसका संबंध है, इसको कैसे समझ सकते हैं? तो देखो, मुद्रास्फीति यानी कि जो इन्फ्लेशन होता है, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि बाजार में क्या होगी, डिमांड होगी। और डिमांड होगी इसका मतलब है हम सप्लाई बढ़ाएं। सप्लाई बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, निवेश किया जाएगा, और निवेश जब होगा तो नए नए कारखाने लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार मिला, इसका अर्थ ये हुआ कि बेरोजगारी में कमी है। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति की वजह से। अगर मुद्रास्फीति कम है, इसका अर्थ ये हुआ कि डिमांड नहीं है, और जब डिमांड नहीं होगी तो फिर कौन निवेश करेगा। इसलिए इसे कहते हैं फ्लिप्स कर्व। दोनों चीजें एक साथ फुलफिल नहीं की जा सकती हैं। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, इसे फ्लिप्स कर्व के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि मुद्रास्फीति का अलग अलग चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे ऋण लेने वाला और ऋण देने वाला। यानी अगर किसी से हम कर्ज लें तो वो कर्जदार हो जाता है, और जो कर्ज बांटेगा वो कर्ज देने वाला। तो किसे फायदा होगा? ऐसी स्थिति समझो कि मुद्रास्फीति की दर है 5%। उस 5% की स्थिति में मैंने 500 रुपये उधार ले लिए। ठीक, अब मुद्रास्फीति की दर बढ़ करके 10% हो जाती है, 10%। तब वो पैसा मुझे वापस करना था। यहाँ जितने रुपए लिए हैं उतने ही वापस करने हैं, क्योंकि यहाँ कोई ब्याज या इंटरेस्ट पे नहीं करना है। मैंने 500 रुपये लिए और 500 रुपये का ही भुगतान कर दिया। तो अब आपको ये बताना है कि फ़ायदा किसे हुआ, मुझे हुआ या जिस व्यक्ति से मैंने लिए थे उसे। देखो, सिंपल सा है कि मुद्रास्फीति का मतलब क्या हो जाता है कि चीज़ों के दाम बढ़े होंगे। मैंने ये 500 रुपये उधार लिए जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5% था, तब माना कि 10 रुपये का कोई सामान आता था और 500 रुपये में वो सामान खरीद लिया, तो 50 पीस वह कोई प्रोडक्ट मैंने ले लिया। अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ के 10% हो गया, तो जो 10 रुपये में सामान आता था उसकी कीमत बढ़ के अब ज़्यादा हो जाएगी, 15 रुपये हो जाएगी। मैंने 15 रुपये के हिसाब से ये 50 पीस जो है सेल कर दिए। तो मुझे कितना पैसा मिला? 750 रुपये। और मुझे वापस कितना करना है? मात्र 500 रुपये। तो फ़ायदा किसे मिला? कर्ज लेने वाले को। इसलिए मुद्रास्फीति की रेट बढ़ती है तो कर्ज लेने वाला ओवरऑल फायदे में रहता है, और कर्ज देने वाला जो है उसको कोई फायदा नहीं होता है। दूसरा प्रश्न इसमें कंडीशन है कि बैंक के ऋण आवंटन पर, यानी बैंक से लोन लेना किस स्थिति में हमें सस्ता पड़ेगा, जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो या रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज़्यादा हो। यहाँ अगर हम सामान्य रूप से इसका आंसर निकालें तो बैंक से आप लोन क्यों लेते हो? कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई निवेश करना चाहते हैं, और इन्फ्लेशन जो है ये गारंटी प्रोवाइड करता है कि अभी डिमांड है,
और डिमांड है इसीलिए तो आप निवेश करोगे। कॉमन सी बात ये रहती ना। तो जब डिमांड है तब आप बैंक से लोन लेना पसंद करोगे। तो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ ब्याज की दर से कोई कनेक्शन नहीं स्थापित करना। जब डिमांड कम है तो बैंक से आप लोन क्यों लोगे? ठीक है। दूसरी तरफ इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। मीन्स ये क्या होता है कि वास्तव में बैंक से जो हम लोन लेते हैं वो कब सस्ता पड़ेगा। माना कि बैंक से हम जो भी उधार लेते हैं उसका ब्याज दर 8% रख लिया कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो हमें उधार देता है। ठीक है। और एक तरफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5% था, दूसरी तरफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ के 10% हो गया। तो रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो आप निकालेंगे वो कब निकालेंगे? तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो 8 में से पहले हम 5% माइनस कर दें तो कितना ब्याज आपको देना पड़ रहा है? इफेक्टिव 3%। और 8 में से यदि 10 माइनस कर दें तो कितना ब्याज देना पड़ रहा है आपको? -2%। तो ओवरऑल हमें वास्तव में कब पैसे कम देने पड़ रहे हैं? जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है। क्लियर है ये बात? अगला आता है कि एग्रीगेट डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभावी मांग। तो मुद्रास्फीति यदि बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? निवेश पर। तो स्वाभाविक है कि इन्फ्लेशन निवेश को बढ़ाता है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, डिमांड को पूरा करना है इसलिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेविंग पर, बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बचत जो है वो कम हो जाती है। पहले 10,000 रुपये महीना मिलता था, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5% था। उसके बाद क्या हुआ कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ गया, अब आपको 15,000 रुपये मिलने लगे, लेकिन 15,000 से भी आपका खर्च नहीं चल पाता। तो ऐसी स्थिति में बचत की जो दर है वो कम हो जाती है। अगला पॉइंट इसमें आता है जिसे हम बोलते हैं विनिमय दर, एक्सचेंज रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, एक्सचेंज रेट का मतलब है कि जैसे रुपए और डॉलर के बीच क्या संबंध होगा। ठीक है। तो देखो, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अभी की स्थिति में $1 बराबर लगभग 75 रुपीज़ हम मान लें, 75 रुपये का है। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमने अपने समझने के लिए 5% रख ली कि 5% मुद्रास्फीति की दर है, तब $1 बराबर कितना हो जाता है? 75 रुपये का आ जाता है। अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ जाए, ये 10% हो जाए, ऐसी स्थिति में अब $1 के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? क्या 75 रुपये से ज़्यादा देने पड़ेंगे या उससे कम देने पड़ेंगे? तो देखो, शुरुआत में कल के लेक्चर में समझा था कि इन्फ्लेशन डिमांड बेस्ड रहती है। ऐसा समझो कि यहाँ पर ये जो डॉलर है, ये डॉलर नहीं, प्याज, ऑनियन। अब ऑनियन यदि कम अवेलेबल है मार्केट में, तब क्या होता है? उसकी कीमत बढ़ जाती है ना। पहले 1 किलोग्राम प्याज माना कि 75 रुपये में आता था, अब और भी कम प्रोडक्शन हो गया तो अब आपको 1 किलोग्राम प्याज के लिए 75 से ज़्यादा देने पड़ते हैं। उसी प्रकार से समझ लो कि ये प्याज नहीं, ये तो डॉलर है, कि जब डॉलर की मात्रा कम हो जाती है तो आपको पहले से ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। यानी कहने का पर्पज है कि मुद्रास्फीति बढ़ने का अर्थ हो जाता है कि हमारे रुपए की कीमत विदेशी मुद्रा की तुलना में गिर जाती है, कमज़ोर पड़ जाता है। तो रेट ऑफ एक्सचेंज पर यह प्रभाव पड़ता है। ठीक है। इसके बाद अगला आता है कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन्फ्लेशन पर, कि मुद्रास्फीति अगर होगी तो हमारे निर्यात बढ़ते हैं या हमारे आयात बढ़ते हैं। ठीक, इसको लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ज़्यादातर बताते हैं कि इसमें हमारे आयात बढ़ जाते हैं, लेकिन देखो, उदाहरण लिया कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5% है, तब $1 के लिए हमें 75 रुपीज़ का भुगतान करना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप भारत आए और वहाँ से $2 लेकर आता है।
उसको उसने कन्वर्ट कराया रुपए में, कितने रुपए मिल गए उसको, 150 रुपए, और यहाँ से कोई 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट आता है वो उसने खरीद लिया, तो 15 पीस जो थे वो यहाँ से लेके गए, यानी हमने 15 पीस का क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, राइट। अब क्या हुआ कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ के 10% हो गया। जब ये 10% हो जाता है तो $1 बराबर अब 75 रुपीज नहीं होगा, अब आपको एक अमेरिकन डॉलर के लिए माना कि 80 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये ट्रम्प फिर से आते हैं $2 लेकर के, अब $2 से इन्हें यहाँ पर कितना पैसा मिल जाएगा, यहाँ पर 160 रुपए इन्हें प्राप्त हो जाएंगे $2 से। जो सामान 10 रुपए में आता था अब वो उसको खरीदते हैं, तो कितने पीस ये खरीद पाएंगे, 16 पीस, और अब हमने 16 पीस का एक्सपोर्ट कर दिया। सामने वाला व्यक्ति पहले भी $2 लेके आ रहा था, अभी भी $2 लेके आ रहा है। पहले उसे 15 पीस मिल जाते थे, अब उसे 16 पीस मिल जाते हैं, यानी एक एडिशनल उसको प्रोडक्ट मिल जाता है, तो उसके लिए भारत से सामान ले जाना सस्ता पड़ा। और ये सस्ता हुआ क्यों, रेट ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से। तो थियोरेटिकली जब कभी भी मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उस देश के एक्सपोर्ट भी बढ़ते हैं, निर्यात भी बढ़ते हैं, ठीक, और इंपोर्ट घट जाते हैं। लेकिन हमारे देश पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि हमारे यहाँ रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारे आयात और बढ़ जाते हैं। कारण है कि हम वो सामान मंगाते हैं जो हमें हर हालत में मंगाना ही है, जैसे क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, टेक्नोलॉजी। अब मुद्रास्फीति की दर बढ़ गई, अब हमें और ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है, राइट, तो ये इस पर इफेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार से अगला अगर पूछा जाए कि बताओ रोजगार सृजन पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है, तो शॉर्ट टर्म में रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं कि इन्फ्लेशन हुआ, डिमांड है, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो, लेकिन लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो विशेष अंतर देखने में नहीं आता है, ठीक। मजदूरों की मजदूरी दर तो वास्तव में उसको करेंसी तो ज़्यादा मिल जाती होगी, लेकिन करेंसी की वैल्यू घट जाती होगी। पहले अगर कोई 1000 रुपये कमाता था, अब 1200 रुपये कमाने लगा, लेकिन मुद्रास्फीति की दर बढ़ गई तो 200 रुपये, सामान भी तो महंगा हो जाएगा जो अपने जीवन में वो प्रयोग में लाता था, राइट। तो इस प्रकार से हम इन्फ्लेशन के अलग अलग चीज़ों पर इम्पैक्ट पता कर सकते हैं, ठीक। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, इसका एक हेल्दी रेंज होता है उसके हिसाब से। अब मुद्रास्फीति का कारण पूछा जाएगा कि बताओ कारण क्या होता है मुख्य परीक्षा में। वैसे तो आपको 2 कारण पहले बताए थे। पहला कारण इसमें बताया था कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और दूसरा जो बताया था वो था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बट इसके अलावा मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए कारण होते हैं कि एक्सपेंडिचर जो किया जाता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, लोक व्यय में वृद्धि होती जा रही है। सरकार जो खर्च करती है सड़कों पर, रेलवे पर, सिंचाई पर, नहरों पर, बिजली पर, तो इसे हम लोक व्यय कहते हैं। अब घाटे का वित्त प्रबंध, सरकार क्या करती है, नई नई योजनाएं बनाती है और जितनी इनकम नहीं होती उससे ज़्यादा खर्च कर देती है, तो वो पैसा क्या करती है, नए नोट छाप देती है। इरेगुलर जो हमारी कृषि है, औद्योगिक उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हो पाती है जितनी होना चाहिए। सट्टेबाजी, जमाखोरी की प्रवृत्ति के कारण भी मुद्रास्फीति बढ़ती जाती है। तो ये सारे फैक्टर आप इसमें बता देते हैं। मुद्रास्फीति मुद्रा की आपूर्ति, सप्लाई अधिक हो तो भी बढ़ती है। मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, मुद्रा की आपूर्ति कम कर दो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, ठीक। तो ये तो रहा इन्फ्लेशन के संबंध में, क्लियर है। इसके आगे का मैं बताऊं उसके पहले अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सिस्टमेटिक मेरी क्लास रहती है। ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड मुकेश लाइव रहता है, नीचे स्ट्रिप देखोगे उसमें भी चलता है। फ्री टेस्ट सीरीज का आनंद ले सकते हो, कोई फीस नहीं होती है। यहाँ पर जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ इथिक्स पेपर 4 मुख्य परीक्षा के लिए, साथ ही साथ 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा यहाँ पर ये जो पेपर 2 है इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, तो वो भी आप पढ़ पाएंगे। 12 जुलाई से पॉलिटी पढ़ पाएंगे। अनअकैडमी पर मात्र 17 रुपये पर डे ऑन एन एवरेज खर्च होता है।
स्टडी फ्रॉम होम, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, EMI का ऑप्शन मिल जाता है और भारत के टॉप एजुकेटर की क्लास मिल जाती है। MPPSC की जो चैंपियनशिप है यहाँ फ्री में चल रही है, उसका एनरोलमेंट करा लें। इसका जो एनरोलमेंट का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। 12 जुलाई को 5वां अंतिम टेस्ट होगा और अनअकैडमी के लिए 1 महीने से लेके 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होता है। यहाँ पर 1 साल का फीस 7,000 रुपये होता है, बट यहाँ फीस पे करने से पहले यहाँ प्रोसीड टू पे में अगर ये रेफरल कोड आप डाल देते हैं तो 10% आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। करेक्ट? तो ये तो रहा अनअकैडमी ज्वाइन करने के बारे में, बहुत सिंपल सी एक जानकारी। अब हम बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की ओर जिसे हम टैक्स एंड ड्यूटी के नाम से जानते हैं। टैक्स को कहते हैं कर और ड्यूटी को कहते हैं शुल्क। 2020 की मुख्य परीक्षा में ये दिया हुआ है पूरा टॉपिक, टैक्स क्या होता है, टैक्स की कौन सी पॉलिसी होती है, कैसे इसको लागू किया जाता है। तो ये मैं लेके आऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ टैक्स और ड्यूटी के बारे में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आखिर टैक्स जैसे कस्टम ड्यूटी होता है, कस्टम को हम टैक्स नहीं बोल देते, राइट? इनकम टैक्स होता है, इनकम को ड्यूटी नहीं बोल देते हैं। तो वो चीज़ें जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में आप देख पाओगे। सो वीडियो लाइक कर दें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दें, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे निश्चित ही ले लेंगे। सो गुड लक।